आज हम सुनाएंगे 10 मज़ेदार कहानियाँ। इसमें है कि बाघ, गधा और एक घास की कहानी। आइए कहानी को सुनते हैं। एक दिन की बात है, एक गधा हरे भरे मैदान से घास चरकर लौट रहा था। उसकी मुलाकात बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे, हरी हरी घास चरकर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है? बाघ बिगड़ कर बोला। दोनों में बहस होने लगी। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम ना निकलता देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। गधा राजी हो गया। दोनों शेर के पास पहुँचे। शेर उस समय खा पीकर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, और वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने से पहले गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ नीली, अब आप ही फैसला करें। शेर ने घूर कर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, मूर्ख तुम हो, गधे तुम जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। खुश होकर गधा लौट आया और भेड़िया और बकरी के साथ लौट आया। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे क्यों सजा दी? शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी नहीं होती या नीली, घास तो हरी ही होती है, किसी के नीला कह देने से वह नीला नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख है और कम अक्ल का है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझ कर अपना समय बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लाकर मेरा समय बर्बाद किया, ये सजा इसलिए है। बाघ ने कान पकड़े कि अब वह मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी ना उलझाएगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना मूर्खता ही कहलाता है। चलिए हम अगली कहानी सुनते हैं। शेर की खाल में गधा मजेदार। एक गांव में शुद्धपट नामक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह गधे से दिन भर भोज लदवाता था, परंतु निर्धनता के कारण उसे खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाता था। गधा इधर उधर घास चरकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन जंगल में धोबी को एक मरे हुए शेर की खाल मिली। उसे देख धोबी ने सोचा, यदि मैं यह खाल अपने गधे को उड़ा दूं तो लोग इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे नहीं भगाएंगे। इस प्रकार यह बिना किसी बाधा के आराम से किसी के भी खेत में घास चर सकेगा। उसने शेर की खाल उड़ा ली। उसके बाद से हर रात वह अपने गधे को शेर की खाल उड़ाकर गांव के खेत में छोड़ने लगा। शेर की खाल में गधे को लोग शेर समझते और डर के मारे उससे दूर भागते। गधा मजे से रात भर खेत में घास चरकर सुबह घर आ जाता था। गधा भी खुश था और धोबी भी। दोनों के दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। एक रात गधा हमेशा की तरह शेर की खाल ओढ़कर एक खेत में घास चरने घुसा। वह मजे से घास चर रहा था कि कहीं से उसे किसी अन्य गधे के रेंगने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसका मन भी रेंगने को मचल उठा और सब कुछ भूलकर वह रेंगने में रम गया। उसका रेंगना सुन खेत का मालिक सारी बात समझ गया। फिर उसने गधे को इतना पीटा कि वह मर गया। इस प्रकार धूर्त आचरण के कारण गधे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और धोबी को अपने गधे से। वेश बदल लेने से किसी का मूल स्वभाव नहीं बदल जाता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। चलिए हम तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लोमड़ी और बीमार शेर की कहानी। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी।
उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार करे। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में एक बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था कि जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छक कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता ना रही। बिना मेहनत के उसे अपने ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह वह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। शेर बोला, मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आ जाओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों तक मेहमान हूँ। शेर ने फुसला कर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं है। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवर की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों से मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक सीख लेते हैं। अब हम चौथी की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो बिल्ली और बंदर की कहानी। दो बिल्लियां की आपस में अच्छी दोस्ती थी। वे सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलती, ढेर सारी बातें करती और साथ ही भोजन की तलाश करती। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में निकली। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद उनकी नज़र रास्ते पर पड़ी। एक रोटी पर पड़ी। एक बिल्ली ने झट से रोटी उठा ली और मुंह में डालने लगी। तब दूसरी बिल्ली उसे टोककर बोली, अरे तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा रही हो? हम दोनों ने साथ में इस रोटी को देखा था, इसलिए हमें इसे बांटकर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने रोटी तोड़कर दूसरी बिल्ली को दिया, लेकिन वह टुकड़ा छोटा था। यह देख उसे बुरा लगा और बोली, अरे ये टुकड़ा तो छोटा है, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए। ये थे, तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों लड़ने लगी। उसी समय वहाँ से एक बंदर गुजरा। उन्हें लड़ते देख उसने कारण पूछा। बिल्लियों ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बात जानकर बंदर बोला, अरे इतनी सी बात पर तुम दोनों झगड़ रही हो। मेरे पास एक तराजू है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं ये रोटी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट सकता हूँ।
बिल्लियाँ तैयार हो गई। बंदर एक तराजू लेकर आ गया। उसने बिल्लियों से रोटी ली और उसे तोड़कर तराजू में दोनों पलटे पर रखकर तौलने लगा। भूखी बिल्लियाँ उसे आस भरी नज़रों से देखने लगीं। तराजू के पलटे पर रखी रोटियों के टुकड़ों में से एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा था, जिससे पलटा एक तरफ झुक गया। तब बंदर बोला, अरे ये क्या, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है, चलो मैं इसे बराबर कर देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़ों को थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। अब दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो गया। बंदर ने अब उसे थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। रोटी को जो टुकड़ा बड़ा होता ये बराबर करने बंदर उसे तोड़कर खा जाता। ऐसे करते करते रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए। अब बिल्लियाँ घबरा गई। उन्हें लगने लगा कि ऐसे में तो उनके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। वे बोली, बंदर भाई, तुम भी क्या परेशान होते हो, लाओ अब हम इसे खुद ही आपस में बांट लेंगे। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब तक जो मैंने मेहनत की है उसका मुहताना तो लगेगा ना, इसलिए रोटी के ये टुकड़े मेरे। और उसने रोटी के शेष टुकड़े अपने मुंह में डाल लिए और चलता बना। बिल्लियाँ उसे देखती रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे समझ गई थी कि आपसी फूट का लाभ उठाकर बंदर उन्हें मूर्ख बना दिया। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे और प्रेम से रहेंगे। इससे यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहें, अन्यथा आपसी फूट का फ़ायदा कोई दूसरा उठा लेगा। अब हम 5वीं कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बंदर और डॉल्फिन की कहानी। एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने भी अपने साथ जहाज पर रख लिया। यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिन की यात्रा के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। गंतव्य तक पहुंचने के लिए नाविकों को अभी भी कई दिनों की यात्रा करनी थी। इतने दिनों तक मौसम नाविकों के लिए अच्छा रहता, लेकिन एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों का जहाज टूट गया। नाविकों के जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गया। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी पानी में जा गिरा था। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहां से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वह बंदर को लाकर एक द्वीप की ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतारा। बंदर की जान में जान आई। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? तो बंदर बोला, हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरे बहुत अच्छा मित्र है और तुम जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। बंदर की आदत बढ़ा चढ़ा कर बात करने की थी। वह डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपनी शान बघाड़ने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। वह बंदर की बात का उत्तर देते हुए बोली, ओह, तो तुम एक राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्दी तुम इस द्वीप के राजा बनने वाले हो? राजा, और मैं कैसे? बंदर बोला। बंदर ने आश्चर्य से पूछा, वो इसलिए कि तुम द्वीप पर इकलौते प्राणी हो, इसलिए बड़े आराम से यहाँ के राजा बन सकते हो। मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन तैरकर वहाँ से दूर जाने लगी। बंदर पुकारता रह गया और उसने झूठ और सेखी से नाराज डॉल्फिन उसे वहीं छोड़कर चली गई। इससे यह सीख मिलती है कि व्यर्थ की सेखी बघाड़ना मुसीबत को बुलावा देना होता है। अब हम 6वीं कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। संगीत में गधा की मज़ेदार कहानी।
गांव में रहने वाले एक धोबी के पास उद्दत नामक एक गधा था। धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता, किंतु खाने को कुछ नहीं देता। हाँ, रात्रि के पहर उसे खुला अवश्य छोड़ देता, ताकि इधर उधर घूमकर वह कुछ खा ले। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते खटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात कहाँ गए, कहाँ भटक रहे हो? सियार के इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया। उसने सियार को अपनी व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे कुछ खाने को नहीं देता, इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। गधे की व्यथा सुनकर सियार को तरस आ गई। वह उसे सब्जियों की एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भर की सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और सियार रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा छक्कर, ककड़ी, गोभी, मूली, सलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के बाद गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। उसका मन गाना गाने मचल उठा। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि मैं कौन सा आलाप लूँ? गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं? तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश है। यह आवाज़ खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहाँ आ गए तो हमारी खैर नहीं, बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। गधे को सियार की बात बुरी लगी। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान? मैं संगीत के सातों सुरों का ज्ञाता हूँ। तुम अज्ञानी मेरी आवाज़ को कर्कश कैसे कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मेरी आवाज़ कितनी मधुर है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाई। तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड़े होकर रखवाली करता हूँ। खतरा भांपकर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंगने लगा। उसे रेंगने की आवाज़ जब खेत के रखवाले के कान में पड़ी तो वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो वह गधे को चिताने का प्रयास किया, लेकिन रेंगने में मस्त गधे ने उसे और ध्यान नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रेंगते हुए देखा तो उसे दबोच कर उसकी जमकर धुनाई की। गधे के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी। इससे यही सीख मिलता है कि अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को ना मानना संकट को बुलावा देना होता है। अब हम 7वीं कहानी की तरफ बढ़ते हैं, भेड़िया और सारस। मजेदार कहानी। जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण ना रख पाया, जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उसने कुछ खाते बन नहीं रहा था, ना ही पीते। वह बहुत कोशिश की किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि
ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर बाद सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी, वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़ियों के मुंह में अपनी चोट डालने से डरा, लेकिन बाद में वे भेड़िए पर दया आ गया और वहां तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसे अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़ियों के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में डालते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। वह सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फांसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। ना उसने सारस को धन्यवाद दिया, ना ही इनाम। सारस ने उससे रोकर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़ी के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम क्या ही सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। इससे यह सीख मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अब हम 8वीं की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राहगीर और बटुआ की कहानी। 2 व्यक्ति एक साथ परदेश की यात्रा पर निकले। दोनों एक रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बटुआ पड़ा मिला। एक व्यक्ति ने बटुआ उठा लिया। बटुआ भारी था। भार के द्वारा अंदाजा लगाते हुए वह व्यक्ति बोला, मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मुझे रास्ते में ये बटुआ पड़ा मिला। इसके वजन से लग रहा है कि इसमें काफ़ी पैसे होंगे। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति तुनक कर बोला, तुम अकेले कैसे खुशनसीब हुए? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम सब यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान हमें जो भी वस्तु मिले, अच्छी या बुरी, उस पर हम दोनों का अधिकार है। इसलिए इस बटुए पर हम दोनों का अधिकार है। बिल्कुल नहीं, इस बटुए को मैंने उठाया है और इसलिए इसमें जो भी है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, पहले व्यक्ति ने कहा। दोनों में बहस होने लगी। तभी अचानक उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी, वो रहा मेरा बटुआ, वही है चोर जो मेरा बटुआ लेकर भाग रहे हैं। दोनों ने पलट कर देखा। लठ पकड़े लोगों की भीड़ उनकी तरफ आ रही थी। उन्हें देखकर पहला व्यक्ति डरा और कहने लगा, अगर ये लोग हम तक पहुंच गए तो बटुआ चुराने का इल्ज़ाम डालकर हम दोनों की पिटाई करेंगे और हमारा बटुआ छीन लेंगे। अब हम क्या करें? यह सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, हमारा नहीं तुम्हारा बटुआ, भूल गए। अभी तो तुम कह रहे कि ये बटुआ तुमने उठाया और अब इस सिर्फ तुम्हारा अधिकार, इसलिए अब तुम ही भुगतो। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से भाग गया। लठ पकड़े लोगों ने आकर पहले व्यक्ति से बटुआ छीन लिया और उसकी धुनाई भी की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी से अच्छे वक्त में कन्नी काटते हैं तो बुरे वक्त में उनसे किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार हमने 8 कहानियों को बहुत अच्छा सुना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें अच्छा लगे और हम इससे अच्छी कहानी आगे ला सकें और आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम सुनाएंगे 10 मज़ेदार कहानियाँ। इसमें है कि बाघ, गधा और एक घास की कहानी। आइए कहानी को सुनते हैं। एक दिन की बात है, एक गधा हरे भरे मैदान से घास चरकर लौट रहा था। उसकी मुलाकात बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे, हरी हरी घास चरकर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है। बाघ बिगड़ कर बोला। दोनों में बहस होने लगी।
कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफ़ी देर बहस करने के बाद भी परिणाम ना निकलता देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल की राजा शेर के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। गधा राजी हो गया। दोनों शेर के पास पहुँचे। शेर उस समय खा पीकर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, और वो भी एक साथ। बाघ के कुछ कहने से पहले गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ नीली, अब आप ही फैसला करें। शेर ने घूर कर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, मूर्ख तुम हो, गधे तुम जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। खुश होकर गधा लौट आया और भेड़िया और बकरी के साथ लौट आया। दुखी बाघ बोला, वनराज, घास हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे क्यों सजा दी। शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी नहीं होती या नीली, घास तो हरी ही होती है, किसी के नीला कह देने से वह नीला नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख है और कम अक्ल का है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लाकर मेरा समय बर्बाद किया। ये सजा इसलिए है। बाघ ने कान पकड़े कि अब वह मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी ना उलझाएगा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना मूर्खता ही कहलाता है। चलिए हम अगली कहानी सुनते हैं। शेर की खाल में गधा मजेदार। एक गांव में शुद्धपट नामक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह गधे से दिन भर भोज लदवाता था, परंतु निर्धनता के कारण उसे खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाता था। गधा इधर उधर घास चरकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन जंगल में धोबी को एक मरे हुए शेर की खाल मिली। उसे देख धोबी ने सोचा, यदि मैं यह खाल अपने गधे को उड़ा दूं तो लोग इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे नहीं भगाएंगे। इस प्रकार यह बिना किसी बाधा के आराम से किसी के भी खेत में घास चर सकेगा। उसने शेर की खाल उड़ा ली। उसके बाद से हर रात वह अपने गधे को शेर की खाल उड़ाकर गांव के खेत में छोड़ने लगा। शेर की खाल में गधे को लोग शेर समझते और डर के मारे उससे दूर भागते। गधा मजे से रात भर खेत में घास चरकर सुबह घर आ जाता था। गधा भी खुश था और धोबी भी। दोनों के दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। एक रात गधा हमेशा की तरह शेर की खाल ओढ़कर एक खेत में घास चरने घुसा। वह मजे से घास चर रहा था कि कहीं से उसे किसी अन्य गधे के रेंगने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसका मन भी रेंगने को मचल उठा और सब कुछ भूलकर वह रेंगने में रम गया। उसका रेंगना सुन खेत का मालिक सारी बात समझ गया। फिर उसने गधे को इतना पीटा कि वह मर गया। इस प्रकार धूर्त आचरण के कारण गधे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और धोबी को अपने गधे से। वेश बदल लेने से किसी का मूल स्वभाव नहीं बदल जाता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। चलिए हम तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लोमड़ी और बीमार शेर की कहानी। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार करे। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया।
एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में एक बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था कि जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छक कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता ना रही। बिना मेहनत के उसे अपने ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह वह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ, शेर बोला। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमज़ोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आ जाओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों तक मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नज़ारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं है। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवर की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों से मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक सीख लेते हैं। अब हम चौथी की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो बिल्ली और बंदर की कहानी। दो बिल्लियां की आपस में अच्छी दोस्ती थी। वे सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलती, ढेर सारी बातें करती और साथ ही भोजन की तलाश करती। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में निकली। बहुत देर इधर उधर भटकने के बाद उनकी नज़र रास्ते पर पड़ी, एक रोटी पर पड़ी। एक बिल्ली ने झट से रोटी उठा ली और मुंह में डालने लगी। तब दूसरी बिल्ली उसे टोककर बोली, अरे तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा रही हो? हम दोनों ने साथ में इस रोटी को देखा था, इसलिए हमें इसे बांटकर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने रोटी तोड़कर दूसरी बिल्ली को दिया, लेकिन वह टुकड़ा छोटा था। यह देख उसे बुरा लगा और बोली, अरे ये टुकड़ा तो छोटा है, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए। ये थे, तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो। इस बात पर दोनों में बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों लड़ने लगी। उसी समय वहाँ से एक बंदर गुजरा। उन्हें लड़ते देख उसने कारण पूछा। बिल्लियों ने उसे सब कुछ बता दिया। सारी बात जानकर बंदर बोला, अरे इतनी सी बात पर तुम दोनों झगड़ रही हो। मेरे पास एक तराजू है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं ये रोटी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट सकता हूँ। बिल्लियाँ तैयार हो गई। बंदर एक तराजू लेकर आ गया। उसने बिल्लियों से रोटी ली और उसे तोड़कर तराजू में दोनों पलटे पर रखकर तौलने लगा। भूखी बिल्लियाँ उसे आस भरी नज़रों से देखने लगीं। तराजू के पलटे पर रखी रोटियों के टुकड़ों में से एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा था, जिससे पलटा एक तरफ झुक गया। तब बंदर बोला, अरे ये क्या, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है, चलो मैं इसे बराबर कर देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़ों को थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। अब दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो गया।
बंदर ने अब उसे थोड़ा सा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। रोटी को जो टुकड़ा बड़ा होता ये बराबर करने बंदर उसे तोड़कर खा जाता। ऐसे करते करते रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए। अब बिल्लियां घबरा गई। उन्हें लगने लगा कि ऐसे में तो उनके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। वे बोली, बंदर भाई, तुम भी क्या परेशान होते हो, लाओ अब हम इसे खुद ही आपस में बांट लेंगे। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब तक जो मैंने मेहनत की है उसका मुहताना तो लगेगा ना, इसलिए रोटी के ये टुकड़े मेरे। और उसने रोटी के शेष टुकड़े अपने मुंह में डाल लिए और चलता बना। बिल्लियां उसे देखती रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे समझ गई थी कि आपसी फूट का लाभ उठाकर बंदर उन्हें मूर्ख बना दिया। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे और प्रेम से रहेंगे। इससे यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहें, अन्यथा आपसी फूट का फायदा कोई दूसरा उठा लेगा। अब हम 5वीं कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बंदर और डॉल्फिन की कहानी। एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने भी अपने साथ जहाज पर रख लिया। यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिन की यात्रा के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। गंतव्य तक पहुंचने के लिए नाविकों को अभी भी कई दिनों की यात्रा करनी थी। इतने दिनों तक मौसम नाविकों के लिए अच्छा रहता, लेकिन एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों का जहाज टूट गया। नाविकों के जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गया। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी पानी में जा गिरा था। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वह अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहां से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वह बंदर को लाकर एक द्वीप की ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतारा। बंदर की जान में जान आई। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? तो बंदर बोला, हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरे बहुत अच्छा मित्र है और तुम जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। बंदर की आदत बढ़ा चढ़ा कर बात करने की थी। वह डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपनी शान बघारने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। वह बंदर की बात का उत्तर देते हुए बोली, ओह, तो तुम एक राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्दी तुम इस द्वीप के राजा बनने वाले हो? राजा, और मैं कैसे? बंदर बोला। बंदर ने आश्चर्य से पूछा, वो इसलिए कि तुम द्वीप पर इकलौते प्राणी हो, इसलिए बड़े आराम से यहाँ के राजा बन सकते हो। मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन तैरकर वहाँ से दूर जाने लगी। बंदर पुकारता रह गया और उसने झूठ और सेखी से नाराज डॉल्फिन उसे वहीं छोड़कर चली गई। इससे यह सीख मिलती है कि व्यर्थ की सेखी बघारना मुसीबत को बुलावा देना होता है। अब हम 6वीं कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। संगीत में गधा की मजेदार कहानी। गांव में रहने वाले एक धोबी के पास उद्दत नामक एक गधा था। धोबी गधे से काम तो दिन भर लेता, किंतु खाने को कुछ नहीं देता। हाँ, रात्रि के पहर उसे खुला अवश्य छोड़ देता, ताकि इधर उधर घूमकर वह कुछ खा ले। गधा रात भर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था। एक रात खाने के लिए भटकते खटकते गधे की भेंट एक सियार से हो गई। सियार ने गधे से पूछा, मित्र, इतनी रात कहाँ गए, कहाँ भटक रहे हो? सियार के इस प्रश्न पर गधा उदास हो गया।
उसने सियार को अपनी व्यथा सुनाई। मित्र, मैं दिन भर अपनी पीठ पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी धोबी मुझे कुछ खाने को नहीं देता, इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूँ। आज मेरी किस्मत खराब है, मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। गधे की बता सुनकर सियार को तरस आ गई। वह उसे सब्जियों की एक खेत में ले गया। ढेर सारी सब्जियां देखकर गधा बहुत खुश हुआ। उसने वहां पेट भर की सब्जियां खाई और सियार को धन्यवाद देकर वापस धोबी के पास आ गया। उस दिन के बाद से गधा और सियार रात में सब्जियों के उस खेत में मिलने लगे। गधा छक्कर, ककड़ी, गोभी, मूली, सलजम जैसी कई सब्जियों का स्वाद लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भरने लगा और वह मोटा ताजा हो गया। अब वह अपना दुख भूलकर मजे में रहने लगा। एक रात पेट भर सब्जियां खाने के बाद गधा मदमस्त हो गया। वह स्वयं को संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। उसका मन गाना गाने मचल उठा। उसने सियार से कहा, मित्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी को मैं गाना गाकर व्यक्त करना चाहता हूँ। तुम बताओ कि मैं कौन सा आलाप लूँ। गधे की बात सुनकर सियार बोला, मित्र, क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ चोरी छुपे घुसे हैं। तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश है। यह आवाज़ खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहाँ आ गए तो हमारी खैर नहीं, बेमौत मारे जाएंगे। मेरी बात मानो, यहाँ से चलो। गधे को सियार की बात बुरी लगी। वह मुंह बनाकर बोला, तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम्हें संगीत का क्या ज्ञान। मैं संगीत के सातों सुरों का ज्ञाता हूँ। तुम अज्ञानी मेरी आवाज़ को कर्कश कैसे कह सकते हो। मैं अभी सिद्ध करता हूँ कि मेरी आवाज़ कितनी मधुर है। सियार समझ गया कि गधे को समझाना असंभव है। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे संगीत के ज्ञान को समझ नहीं पाई। तुम यहाँ गाना गाओ, मैं बाहर खड़े होकर रखवाली करता हूँ। खतरा भांप कर मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतना कहकर सियार बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी कर्कश आवाज में रेंगने लगा। उसे रेंगने की आवाज जब खेत के रखवाले के कान में पड़ी तो वह भागा भागा खेत की ओर आने लगा। सियार ने जब उसे खेत की ओर आते देखा तो वह गधे को चिताने का प्रयास किया, लेकिन रेंगने में मस्त गधे ने उसे और ध्यान नहीं दिया। सियार क्या करता, वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इधर खेत के रखवाले ने जब गधे को अपने खेत में रेंगते हुए देखा तो उसे दबोचकर उसकी जमकर धुनाई की। गधे के संगीत का भूत उतर गया और वह पछताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी। इससे यही सीख मिलता है कि अपने अभिमान में मित्र के उचित परामर्श को ना मानना संकट को बुलावा देना होता है। अब हम 7वीं कहानी की तरफ बढ़ते हैं, भेड़िया और सारस। मजेदार कहानी। जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण ना रख पाया, जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उसने कुछ खाते बन नहीं रहा था, ना ही पीते। वह बहुत कोशिश की किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर बाद सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़ियों के मुंह में अपनी चोट डालने से डरा, लेकिन बाद में वे भेड़िए पर दया आ गया और वहां तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसे अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे
अपनी आधी गर्दन भी भेड़ियों के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में डालते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। वह सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फांसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। ना उसने सारस को धन्यवाद दिया, ना ही इनाम। सारस ने उससे रोकर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़ी के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम क्या ही सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। इससे यह सीख मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अब हम 8वीं की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राहगीर और बटुआ की कहानी। 2 व्यक्ति एक साथ परदेश की यात्रा पर निकले। दोनों एक रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बटुआ पड़ा मिला। एक व्यक्ति ने बटुआ उठा लिया। बटुआ भारी था। भार के द्वारा अंदाजा लगाते हुए वह व्यक्ति बोला, मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मुझे रास्ते में ये बटुआ पड़ा मिला। इसके वजन से लग रहा है कि इसमें काफ़ी पैसे होंगे। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति तुनक कर बोला, तुम अकेले कैसे खुशनसीब हुए? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम सब यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान हमें जो भी वस्तु मिले, अच्छी या बुरी, उस पर हम दोनों का अधिकार है। इसलिए इस बटुए पर हम दोनों का अधिकार है। बिल्कुल नहीं, इस बटुए को मैंने उठाया है और इसलिए इसमें जो भी है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, पहले व्यक्ति ने कहा। दोनों में बहस होने लगी। तभी अचानक उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी, वो रहा मेरा बटुआ, वही है चोर जो मेरा बटुआ लेकर भाग रहे हैं। दोनों ने पलट कर देखा। लठ पकड़े लोगों की भीड़ उनकी तरफ आ रही थी। उन्हें देखकर पहला व्यक्ति डरा और कहने लगा, अगर ये लोग हम तक पहुंच गए तो बटुआ चुराने का इल्ज़ाम डालकर हम दोनों की पिटाई करेंगे और हमारा बटुआ छीन लेंगे। अब हम क्या करें? यह सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, हमारा नहीं तुम्हारा बटुआ भूल गए। अभी तो तुम कह रहे कि ये बटुआ तुमने उठाया और अब इस सिर्फ तुम्हारा अधिकार, इसलिए अब तुम ही भुगतो। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से भाग गया। लठ पकड़े लोगों ने आकर पहले व्यक्ति से बटुआ छीन लिया और उसकी धुनाई भी की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी से अच्छे वक्त में कन्नी काटते हैं तो बुरे वक्त में उनसे किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार हमने 8 कहानियों को बहुत अच्छा सुना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें अच्छा लगे और हम इससे अच्छी कहानी आगे ला सकें और आप लोगों तक पहुंचा सकें।